नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर $100 प्रति बैरल के ऊपर प्राइसेस फिर से लौटते हुए नजर आए हैं। रोजाना यहां पर 10 से 15% की मूव यहां पर कच्चा तेल फिलहाल दिखाता हुआ। साथ ही साथ यहां पर बेस मेटल्स की भी चर्चा करेंगे, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। काफी हद तक कमोडिटीज ने एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कनेक्शन है मिडल ईस्ट के साथ, उस पर रिएक्शन दिया है और मेटल्स में उसी वजह से गिरावट। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एचपीसीएल के फॉर्मर सीएमडी एमके सुराना हैं। साथ ही मिरा एसेट शेयर खान से नेत्रा देशपांडे एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया भी जुड़ेंगे। सबसे पहले लेकिन बात यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। एंड मिस्टर सुराना, जिस तरह के हाई वॉलेटाइल मूव्स हमने यहां पर आते हुए देखे हैं, नित नए रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आए हैं, फिर चाहे वो वॉल्यूम्स को लेकर है फ्यूचर्स में या फिर जिस तरह का आईईए रिलीज हमने यहां पर आता हुआ देखा है, कैसे आप इसे देखते हैं? क्योंकि इवन एज जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ट्वीट्स हैं, एक्शन है, उसका कोई बहुत ज्यादा असर हमने यहाँ पर प्राइसेस पे आता हुआ नहीं देखा। नमस्कार मनीषा जी एंड आपके सभी दर्शकों को भी। देखिए, ये वॉर टाइम पे इस तरीके की चीजें होगी जिसमें हर समय कुछ नई खबर के हिसाब से चीजें और स्पेकुलेशन बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, और वही ऑयल जी हाँ मिस्टर सुराना, वेल सेड कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आता रहेगा और मार्केट्स उससे रिएक्ट भी करते रहेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो कुछ सब यहाँ पर अब हो चुका है, आप कहेंगे प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आज की सिचुएशन फैक्टर्ड इन है। तो यदि वॉर के टाइम पे देयर विल ऑलवेज बी ए लेडर्ड अप्रोच। तो जैसे जब तक हॉर्मस अफेक्ट नहीं हुई थी तो 85-90 एक रेंज थी, उसमें वो चलता रहा काफी दिन तक। जैसे ही हॉर्मस अफेक्ट हुई और कुछ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट हुई थी, इट क्रॉस 100। तो यदि अभी जब तक ऐसी होप है कि हॉर्मस जल्दी ही कुछ क्लैरिटी आएगी उसमें, और या अल्टरनेटिव मीन्स आ जाएंगे, वो अल्टरनेटिव मीन्स में या तो रेड सी से एडिशनल सप्लाईज है या आईए की रिलीज है। और आईए की जैसे आज 400-400 मिलियन बैरल्स का आईए, मतलब करीब 20 दिन का सप्लाई हो गया वर्ल्ड का, जो हॉर्मस से अफेक्ट हो रहा था। तो यदि एक्सपेक्टेशन ये है कि विद इन ए वीक्स टाइम को सॉल्यूशन निकलता है, तो ये एक रेंज है। लेकिन फिर यदि इसमें वॉर में कुछ ज्यादा एस्केलेशन होता है तो फिर अगेन इट विल गो अप। मिस्टर सुराना, काफी सारे ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट्स आए हैं। टू बिगिन विद, बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि सेकंड क्वार्टर में 80 की एवरेज रह सकती है, लेकिन अगर इसी तरह से वॉर सिनेरियो चलता रहा तो प्राइसेस 130 तक भी जा सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ पर 120 कहा है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद रहता है। सिटी का कहना है कि 80 टू 90 की रेंज रह सकती है अगले 1-2 हफ्ते के लिहाज से। और बार्कलेज ने काफी सारे सिनेरियोज बनाए हैं, जहां पर एक सिनेरियो है जिसमें 10% प्रोबेबिलिटी है कि 150 तक के लेवल्स भी यहां पर जा पाएंगे। आप कहेंगे बाजार में काफी कुछ इफ एंड बट पे यहां चल रहा है, एंड इज द रीजन लोग काफी सारे सिनेरियोज के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन इसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। तो मुझे 150 तो कुछ थोड़ा लॉन्ग शॉट लगता है, 150 जाने का चांसेस मुझे नहीं लगता है। लेकिन यदि सिचुएशन जल्दी सेटल नहीं होती है तो 120-125 टच होने का चांस डेफिनेटली लगता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये ऑयल का ही सवाल नहीं है। अब जो 12-13 दिन चलने के बाद बाकी चीजों पे भी इसका इफेक्ट आने लगा है। जैसे यदि आप उल्टी तरीके से देखें कि ऑयल उधर से आना है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो है डेली एसेंशियल सप्लाईज भी तो बाहर से आ रही है, वो उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये 150 जाने का चांस तो नहीं है, लेकिन यदि जल्दी कुछ इस पे निर्णय नहीं आता है या ज्यादा एस्केलेशन की इवन न्यूज आती है तो उस पे थोड़ा ऊपर जा सकता है। सेकंड क्वार्टर में देखें तो जैसे जितना जल्दी ऊपर जाएगा, यदि वॉर जैसे सेटल होगा, ये काफी जल्दी नीचे भी आएगा। तो मेरे ख्याल से एवरेज 80 या 80 से कम पॉसिबल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर यहाँ पर बात करें तो आज सुबह ही हम रिपोर्ट्स में देख रहे थे कि 2 इंडियन शिप्स वहां से क्रॉस हुई हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, 28 फरवरी से 10 मार्च तक 6 ईरानियन शिप्स भी वहां से क्रॉस हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया है। एंड देन ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया या फिर यूएई की बात की जाए तो वो रेड सी से भी यहाँ पर कुछ शिप्स लेके जा रहे हैं। तो टोटल ठप है, ऐसा शायद बाजार को नहीं लगता। आप इसे कैसे रीड आउट करेंगे? नहीं, देखिए, डे टू डे सिचुएशन पे उसके डे टू डे सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि वॉर सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते। ये सिनेरियो एनालिसिस है और सिनेरियो जैसा बनेगा उसके ऊपर उसके सॉल्यूशन भी निकलेंगे। तो जैसे न्यूज आ रही है कि कुछ शायद हार्मोस से कुछ टैंक निकल गए
या कल यदि कुछ फिर अफेक्ट हो जाता तो फिर इसमें एक नेगेटिव न्यूज आ सकती है। तो डे टू डे सिचुएशन पे इसमें ये चलेगा और डे टू डे बेसिस पे इसके सॉल्यूशन भी निकलेंगे जब तक कि कोई विजिबिलिटी इस पे आती है रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वॉर। एक फाइनल सवाल मिस्टर सुराना, और ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से है। गैस एलपीजी को लेके क्या चल रहा है हम सब जानते ही हैं। क्रूड ऑयल एज ऑफ नाउ थोड़ी सी स्थिरता यहाँ पर है, लेकिन चीज़ वही है कि अगर ये लंबा खींचेगा तो फिर सिर्फ इंडिया नहीं बाकी एशियन इकोनॉमीज सभी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। जहाँ पर हम फिलहाल खड़े हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसे कैसे देखेंगे? देखिए, सरकार ने कल ऑलरेडी इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है कि एलपीजी की सप्लाईज के लिए वो ऑलरेडी जो भी प्रोएक्टिव मेजर लेना है, जैसे गैप बिटवीन टू सिलेंडर को कम करना है या रीपर्पस करना है या इसेंशियल यूज के लिए पहले देना है, जैसे हाउस होल्ड वगैरह के लिए। तो लेकिन मुझे लगता है सरकार ने वो सब एक्शंस लिए हैं और अल्टरनेट कार्गोज भी एलपीजी की इसे बाजार में, मतलब विश्व बाजार में कमी नहीं है, अल्टरनेट सोर्सेस हैं, लेकिन हमारे जो टाई अप थे वेस्ट एशिया से उसमें इमीडिएटली कटौती आने के कारण कुछ तकलीफ जरूर हुई होगी। लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज और भी है, जो आप लाइंस देखते हैं या जो भी मतलब एक हल्ला बोल दिखते हैं, उसका एक रीजन ये होता है कि इंडियन साइकोलॉजी में यदि आपको लगता है कोई चीज कम आने वाली है तो हर एक आदमी उसकी तरफ रश करता है। यदि आपके पास एक सिलेंडर ऑलरेडी भरा हुआ है तो भी आप चाहेंगे कि दूसरा सिलेंडर भर के रख लें। इवन रेस्टोरेंट्स वाले भी एडिशनल सप्लाईज या इवन जो डोमेस्टिक सिलेंडर जो कायदे से उनको यूज नहीं करना चाहिए वो होल्ड करने की कोशिश करेंगे। कुछ मिसक्रिएंट्स है वो ब्लैक मार्केटिंग के हिसाब से होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई सिलेंडर सब खत्म हो गए जैसे आपको कल के कल लाइन दिखने लगी। तो ये एक इमीडिएटली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसके लिए होता है। ये पहले भी देखा गया, जब कोविड आया था तब भी ऐसा ही हुआ था। तो 2-4 दिन ये एकदम से रश रहेगा और उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होने लगेगी, लोगों को लगने लगा कि हाँ, सिलेंडर मिल रहे हैं और जब उनके पास अपने-अपने 2-2 सिलेंडर भर जाएँगे तो फिर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होगी। और इस दौरान सरकार ऑलरेडी कोशिश कर रही है कि दूसरी जगह से भी आए। और चूंकि 10% 15% जो बाकी जगह यूज होता है, हमारा करीब 12-13% इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसको इधर डोमेस्टिक की तरफ ट्रांसफर किया गया है। इवन रिफाइनरी में भी कैपेसिटी पे चल रही हैं। प्रोपेन ब्यूटेन जो पेट्रोकेमिकल में जाता है उसको इसकी तरफ डायरेक्ट किया गया है। तो मेरे ख्याल से सरकार इसको टाइड कर सकती है और इसी सिचुएशन पास में सरकार ने हैंडल की है, ओएमसीज ने भी हैंडल की है। और इंश्योरिंग cooking gas supply always remains the top priority for the OMCs and the country। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि जब घर में खाना बनाने के लिए आपके पास गैस नहीं हो। इसलिए लोगों को भी इसमें सरकार का थोड़ा सहयोग करना चाहिए और पैनिक बाइंग नहीं करना चाहिए। उसमें अदरवाइज जबरदस्ती सिस्टम पे एक प्रेशर आता है। मिस्टर सुराना, थैंक यू वर्ड ऑफ कॉशन के लिए। और ऑफ कोर्स किस तरह से बाजार आगे जाकर रह सकते हैं, और जैसे आपने कहा $80 एज ऑफ नाउ एक सपोर्ट के तौर पर देखा जा सकता है अगर सिचुएशन कुछ नॉर्मलाइज होती है तो। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब नेत्रा देशपांडे को जोड़ते हैं। नेत्रा नमस्कार, कैसे देखती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ से आगे जाते हुए? यस, क्रूड ऑयल प्राइसेस में तो काफी ज्यादा, जैसे हमने देखा कि हाईली जियोपॉलिटिकल इश्यूज दैट इज अ मेजर कंसर्न, जो बहुत यहाँ से देखा जाए तो जितना भी प्रोलॉन्ग वॉर स्टोरी है और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस है उस बेसिस पे तो कंट्रैक्शन में ज्यादा नहीं है, बिकॉज बाकी सारे मेटल्स है कमोडिटीज में वो सारे थोड़ा सा करेक्टिव मोड पे है। बट क्रूड ऑयल प्राइसेस में ये जो प्रोलॉन्ग एस्केलेटिंग इश्यूज है वो थोड़ा सा यहाँ से मुझे लग रही है कि डेफिनेटली 150 टू 200 के टारगेट्स क्रूड में बन रहे हैं, बिकॉज कल भी जैसे बहुत ज्यादा अटैक्स हुए और बहुत मेजरली जो आईईए ने भी डिस्पाइट जो रिलीज किया है 400 मिलियन बैरल्स का इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स, बट उस बेसिस पे भी जो इमरजेंसी रिलीज हुआ है उससे कुछ ज्यादा असर नहीं है। ऑयल प्राइसेस आर स्टिल ऑन अ हायर साइड और आई थिंक मोर देन डबल 182 मिलियन बैरल्स का जो रिलीज हुआ है रशियन इन्वेजन पे यूक्रेन के टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा डेटा स्पेसिफिक, जैसे कल यूएस का इन्फ्लेशन था, बहुत सारे डेटास भी आ रहे हैं, बट दैट इज अ सेकेंडरी कंसर्न। सो मार्केट खाली क्यूज क्रूड में ले रहा है वो है जो मिडल ईस्ट का जो और ईरान के जो वॉर सिचुएशन एस्केलेट हो रहा है उसमें एक्सटेंडेड मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो डेफिनेटली देयर इज नो साइन अगेन साइन ऑफ सीज फायर, तो क्रूड प्राइसेस यहाँ से और बढ़ेंगे। 150 180 का एक है जो वी कैन नॉट रूल्ड आउट, मतलब यहाँ से बात हो रही है कि वहां तक जा सकता है। ऑलराइट, तो अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर कच्चे तेल पे। हमारे साथ अजय केडिया भी हैं। अजय, आपका भी एक सेंस कच्चे तेल पे लेना चाहेंगे इससे पहले कि हम अगले कमोडिटी पर यहाँ मूव करें? आपकी क्या सेंस है और किस तरह की रेंज आप यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे? नमस्ते मनीषा जी।
बिल्कुल, जो हमने एक डेटा में देख रहा था, जो 90 डेज का जो मूवमेंट है वो लगभग 90% की तेजी हमने ब्रेंट में आते हुए देखी जब $120 का लेवल छुआ था। ये 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, इतना मूवमेंट है। तो आप ये मान के चलिए, ये जो छोटी-मोटी लड़ाई हमने पिछले 20 सालों में देखी, उससे काफ़ी बड़ी है और ईरान जानता है इस चीज़ को मैं प्रोलॉन्ग करूँगा तो कहीं न कहीं यूएस बैकस्टेप पे होता हुआ दिखाई देगा, जो हमने अफ़गानिस्तान में भी होते हुए देखा। तो आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा अनलेस एंड अंटिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकल रिजर्व ओपन किए गए, उसके बाद हमने फॉल बैक भी आते हुए देखा। बट मुझे लगता है कि अनलेस एंड अंटिल यहाँ पे पूरी तरह से शांति नहीं आती और आ भी जाती है, तो दैट विल टेक टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट। तो आई थिंक ये ऊपर में 134, 135 का जो लास्ट हमने 2022 के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस के टाइम पे जंप देखा था, वहां तक तो बैर मिनिमम जाते हुए दिखाई देता है। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली मूव नहीं होते, तब तक कच्चे तेल में कंटिन्यू बनेगी और साथ में एलएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम यूरोपियन गैस पे या डोमेस्टिक गैस पे भी हम इम्पैक्ट आते हुए देख पा रहे हैं। मनीषा, ऑलराइट, तो सभी जगह से लगता है कि तेजी यहाँ पर कायम रह सकती है। ऑफ कोर्स 120 से 130, 35 तक के लेवल्स यहाँ पर काफी हद तक बनते हुए नजर आएंगे। 120 का लेवल तो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। लेकिन एक और कमोडिटी है जहाँ पर अच्छे खासे गेन्स बनते हुए नजर आए हैं और वो है एल्यूमिनियम। इवन एज बाकी सारे बेस मेटल्स में कुछ गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पर लगातार 4 साल के हाइज बनाता हुआ दिखा है। आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इसका वीकली मंथली चार्ट भी लेकर आएंगे और 1.25% की तेजी के साथ आज भी कारोबार। नेत्रा, कैसे देखेंगे एल्यूमिनियम को, क्योंकि 8 से 10% ग्लोबल एल्यूमिनियम मिडल ईस्ट से आता है और उसका पूरा फायदा इस कमोडिटी ने उठाया है, जिस तरह के लॉन्ग्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। यस, करेक्ट मनीषा, बिकॉज एल्यूमिनियम ये हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट है। जैसे क्रूड ऑयल कभी भी बढ़ता है, डेफिनेटली उसकी मेजर असर जो भी बेस मेटल्स में है वो पहले एल्यूमिनियम पे आती है। एंड अगेन इट्स अ प्राइस सेंसिटिव विद द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। जैसे क्रूड में हम लोग ने काफी 3-4 लगातार दो हफ्तों से देख रहे हैं, और एल्यूमिनियम में प्रीमियम्स काफी ज्यादा बढ़े, जैसे वेस्टर्न में, यूरोप और यूएस में। उनमें जापान भी जो प्रीमियम अभी जापानीज बायर्स को कोट किया है वो 350 टन प्रीमियम पे डॉलर पे चल रहा है। सो एल्यूमिनियम इज अ ओनली मेटल जो बाकी सारे मेटल से काफी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। इवन आने वाले दिनों में तो 3,500 के ऊपर 3,700 के टारगेट्स एलएमई में तो बन रहे हैं। और वैसे भी इसमें ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मिडल जीसीसी का जो सप्लाई डिस्टर्बेंस कंसर्न है वो मेजर है इसके लिए। और जैसे हमने पहले भी बोला कि एल्यूमिनियम मेकिंग इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है इंडिया में। और दूसरा ये कि जो मैंने बोला कि प्रीमियम जो है, बिकॉज जापानीज बायर्स जो सेकंड क्वार्टर शिपमेंट्स में लेने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम देने पड़ रहा है। और रियो टिंटो भी काफी ज्यादा हाई प्रीमियम पे ही ये चार्ज कर रहा है। सो इसीलिए मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम इज अ बेस्ट बेट जो आज के अभी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जब तक यहाँ से नहीं चालू हो रहा है, जो नॉर्मलाइज नहीं हो रहे उसके क्रूड के प्रोडक्शन, तब तक आई थिंक ऑयल इंटेंसिव और एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट में, बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम काफी ज्यादा से और फर्दर एक्सटेंशन ऑफ रैली यहाँ से दिखाई देगी उसमें। नित्रा, साथ में अगर बाकी मेटल्स की बात की जाए तो कैसे देखेंगे आप? कॉपर, जिंक, स्टील, यहाँ पर भी आपको लगता है कि बढ़त रहेगी? एक स्पिल ओवर इफेक्ट एल्यूमिनियम का आएगा? एल्यूमिनियम थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये कॉपर में मुझे थोड़ी सी वहां से और लग रहा है, बिकॉज चाइना में काफी ज्यादा आयरन ओर का एक डेटा थोड़ा हैम्पर हुआ था लास्ट मंथ में। और वैसे भी देखा जाए तो डिस्टर्बेंस जो हरिकेन से हुए थे ऑस्ट्रेलिया और ब्राजीलियन रेनफॉल में, वहां से भी कोडाल्को और बाकी सारा सप्लाई डिस्टर्बेंस कॉपर में आके जाके हो सकता है। और अगेन जिंक में सीएफटीसी के नेट लॉन्ग पोजीशंस 5 वीक्स के लो पे चले गए थे, इसीलिए जिंक इतना नहीं खींचा था। बट अभी यहाँ से जिंक अदर मेटल्स में जैसे कॉपर है, जिंक है, ये भी काफी ज्यादा अलोंग विद एल्यूमिनियम मुझे बेस मेटल्स में काफी ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज दीज आर द ओनली बेट्स की अगेन दीज आर ऑल्सो द एनर्जी इंटेंसिव। और बट जो इंडस्ट्रियल डिमांड वैसे जैसे देखा जाए आपने कि बहुत ज्यादा मार्केट पूरा ग्लोबल स्लोडाउन में अगर जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डिमांड फ्रंट पे कॉपर और जिंक इतने ज्यादा नहीं चल पाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली अगर डिमांड पर्सपेक्टिव इंट्रिंसिक फंडामेंटल्स देखे जाए तो अभी का वॉर सिचुएशन और जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वो एल्यूमिनियम के लिए काफी ज्यादा बढ़ावा देगा। एब्सोल्युटली। साथ ही साथ अजय, यहाँ पर सोने और चांदी में अब क्या करने की राय है? क्योंकि हर तेजी पर कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सारी की सारी कमोडिटीज वॉलेटाइल हैं, प्रेशियस मेटल्स के साथ ही।
देखिए मैंने जैसे मैं एक पॉइंट और ना बेस मेटल का भी लेना चाहूंगा। Sure. हमने एक ना कमोडिटी सुपर साइकिल की जब डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था कच्चे तेल के बाद बुलियंस रन करते हैं, फिर बेस मेटल और फिर एग्री कमोडिटी। तो अभी आप देख रहे हैं तो बेस मेटल के अंदर भी कॉपर के बाद मैंने बताया था कि ये रैली एल्यूमिनियम पे शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। हालांकि रीजंस अभी डिफरेंट है, बट मुझे लगता है एल्यूमिनियम में तेजी और ज्यादा है, जो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स भी आ रही $4,000 तक का, तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा है। सेकंड है एग्री कमोडिटी, जो बाद में हम देखेंगे। वहां पे हम देखें नॉन एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर भी हलचल आना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सरप्राइज जो रहा है वो सोने के लिए रहा है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो सोना पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, बट जिस ढंग से मार्जिन अभी भी हाई है एज कम्पेयर टू YOY अगर हम कंपेयर करें, तो वो स्पेकुलेटिव मनी मार्केट में नहीं आ पा रहा है। सेल ऑफ चाहे क्रिप्टो हो चाहे हम इक्विटीज की बात करें, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है वो भी दबाव दिखा रहा है। और जनवरी में हमने देखा था ETFs के अंदर इनफ्लो बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़े थे, फरवरी में वो कहीं ना कहीं थोड़े ड्रॉप हो रहे। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ गोल्ड अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, $5,000 से $5,400 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट जरूर दे रही है, बट आई थिंक 1,64,000 और 1,56,000 इसी दायरे में रहेंगे। चांदी के अंदर गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो जम दिखा रहा है उसकी वजह से चांदी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रहेगी। जब तक ये $92 के ऊपर नहीं जाता, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम $80-81 तक इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 275 से लेकर 262 के दायरे में ट्रेड करेंगे। बट इन ऑल सोना चांदी थोड़ा सा टाइम लेगा चीजों को समझने के लिए और फिर अपना रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्ड दिखाएगा। ऑल राइट, वो प्ले ऑफ वर्ड एकदम सही है, लेकिन थैंक यू सो मच अजय साथ जुड़ने के लिए। और तेजी यहाँ पर स्ट्रक्चरल बुलरन जैसे हम लगातार कहते रह रहे हैं, सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर काफी बेहतरीन है। नेत्रा आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आज की ओपनिंग मार्केट्स में हमने 5 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर यील्ड में जंप अप आता हुआ देखा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कच्चे तेल में भी तेजी है। $100 प्रति बैरल के पार हमने यहाँ पर प्राइसेस निकलते हुए देखे हैं। कच्चे तेल में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है और द फैक्ट कि इस साल में पिछले 2-2.5 महीनों में करीबन 60% तक की बढ़त यहाँ पर आ चुकी है, इसका इम्पैक्ट महंगाई पर और फिस्कल पर भी आ सकता है, इसकी चिंता बढ़ती हुई नजर आई है। इवन एज IEA के 32 सदस्य वाली एजेंसी ने SPR यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चा तेल निकालने की यहाँ पर बात की है और टोटल रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल क्रूड यहाँ पर रिजर्व से रिलीज किया जाएगा। उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा ईजिंग हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ नहीं देखा है। साथ ही साथ जिस तरह से डॉलर में तेजी है और रुपए में आज भारी गिरावट के साथ कारोबार है, जहां पर एक और दिन और एक और नया रिकॉर्ड लो हमने रुपए में बनता हुआ देखा है। 92.36 तक रुपया यहां पर पहुंचा है, इसका भी इम्पैक्ट मनी मार्केट्स पे है। हाल ही में RBI ने रुपए को संभालने की काफी सारी कोशिशें भी की हैं। लिक्विडिटी की स्थिति को लेकर बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी में गिरावट आई है, जहां पर एडवांस टैक्स और GST आउटफ्लोज जो यूजुअली हमें फाइनेंशियल ईयर एंड तक बनते हुए नजर आते हैं, एग्जैक्टली वो स्थिति यहां पर बनते हुए दिखी है। इंटरेस्टिंगली निवेशक एज ऑफ नाउ यहां पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ज्यादा यील्ड्स की मांग कर रहे हैं। जहां पर शॉर्ट टर्म रेट्स की बात है वो यहां पर मजबूत होते हुए नजर आए हैं। कॉल रेट्स रेपो रेट के यहाँ पर एज ऑफ नाउ करीब आती हुई दिखी हैं। बाजार को अब यहाँ पर 13 मार्च को RBI का जो 50,000 करोड़ के AMO बॉन्ड्स का खरीदने का प्लानिंग है, उसके ऊपर एज ऑफ नाउ नजर है। RBI की कोशिश है कि लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके और मार्केट स्थिर रखी जा सके, इसीलिए काफी हद तक हमने RBI की तरफ से इंटरवेंशंस मनी मार्केट में रिसेंटली होते हुए देखे भी हैं। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। और जाते जाते आपको बता दें कि भोपाल में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 15 मार्च को वडोदरा पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपको नुकसान से बचाएगी। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर वडोदरा के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 15 मार्च की तारीख नोट कर लें। तो मिलते हैं वडोदरा में।